हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम करते हैं बच्चे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि इफ a net force applied on a body, then acceleration of that body is zero। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब जो एफ नेट है वो कितना है बच्चों, जीरो। एफ जीरो नहीं, एफ नेट। मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है F1, ऐसे फोर्स लग रहा है F2। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे जो एफ नेट है बच्चों कितना है, तो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो इसको हम मान लें पॉजिटिव, इसको मान लें यहाँ पे नेगेटिव, तो F1 माइनस में F2, तो ये आ जाएगा बच्चों F नेट। तो याद रखना, अगर किसी बॉडी के ऊपर F नेट इज इक्वल टू जीरो है, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी बच्चों कितना होगा, वो भी जीरो। मतलब F नेट क्या हो गया, जीरो। मतलब अगर फोर्स से एक्ट नहीं हो रहा किसी बॉडी के ऊपर, तो क्या उसके अंदर कोई वेलोसिटी होगी, उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी जीरो है, तो देखो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब एफ नेट की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में जो बच्चों मान लीजिए बॉडी रेस्ट के ऊपर है, मान लो कोई बॉडी किसमें थी, रेस्ट में, तो वो किस में रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो अगर मोशन में लाना चाहते हैं उसके लिए फोर्स जरूरी है, लेकिन हमारा फोर्स ही कितना है, जीरो, तो हम उसको रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते। मतलब जो रेस्ट में है वो किस में रहेगी, रेस्ट में। और जो बॉडी मोशन में है वो किस में रहेगी, वो मोशन में रहेगी, क्योंकि हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नेट, वो उसकी वैल्यू जीरो है। फोर्स ही नहीं है तो जो बॉडी मोशन है वो मोशन में रहेगी, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। एक चीज देखो, जो मोशन है उसका कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मतलब मोशन में तो रहेगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगी। और इसकी डायरेक्शन है बच्चों वो वही होगी जो पहली थी, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी जिस वेलोसिटी से वो घूम रही थी। मान लीजिए जितनी वेलोसिटी उसके पास, जो पहले वो घूम रही थी, तो उतनी ही वेलोसिटी से घूमती रहेगी। मतलब घूमने की उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर रहेगी। और उसकी जो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अब हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इतना ही है। इसमें क्या करना बच्चों कि जो एफ नेट है उसकी वैल्यू जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, उसका जीरो। और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे रिलेशन याद रखनी है। अब बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एफ है बच्चों वो होता है m इंटू में a। फोर्स की वैल्यू होती है, वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इज इक्वल टू f मतलब फोर्स। अगर हम किसी की बॉडी के ऊपर फोर्स को निकालना चाहते हैं
उसकी मास के साथ उसके एक्सेलरेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा बच्चों, फोर्स आएगा। देखिए किस तरह से, मान लीजिए बॉल है, उसका मास 1 kg है, हमने लगाया फोर्स, उसमें देखो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने कितना फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स को निकालने का फॉर्मूला कितना निकालने, कितना है, m इंटू ए, तो F इज इक्वल टू m कितना है 1 और 1, तो F कितना आ गया 1 न्यूटन। ठीक है, तो सेकंड आ गया, कहता है कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m इंटू ए। अब ये वाली इक्वेशन बनी कैसे, ठीक है, तो हम उसको अभी ड्राइव करेंगे। एक्चुअली में जो F इज इक्वल टू m है, क्या ये करेक्ट है, तो इसको हम अभी इसको ड्राइव करेंगे। एक्चुअली में ये जो रिलेशन है वो कैसे आएगी, तो एक तो आपने याद रखना है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो होता है बच्चों फोर्स अप्लाइड, याद रखना। न्यूटन सेकंड क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या बच्चों, न्यूटन सेकंड। अभी हमने पढ़ा कि F इक्वल टू m में होता है। अब देखो ये F इज इक्वल टू m में कैसे आया, यहां से हम इसको ड्राइव करेंगे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम लोड किया जाता है बच्चों P से। मान लीजिए बॉडी है मास m मास की, कितनी वेलोसिटी से आ रही है v, उसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल टू mv। डिनोट करने का जो सिंबल है मोमेंटम को वो कितना है, स्मॉल p। p की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। जो डेल्टा p है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ये। अब मान लीजिए एक बॉल थी हमारे पास, इसका मास मान दो m था, उसकी वेलोसिटी पहले थी u, मतलब वो कितने स्पीड से जा रही थी u उसके पास थी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग से। हमने लगाया इसके ऊपर फोर्स लगाने से बच्चों इसकी वेलोसिटी हो गई v, लेकिन मास तो वही, मास तो सेम रहा। अगर इसकी मास पहले 1 kg था तो वह मास तो सेम रहा होगा, मास तो चेंज नहीं होगा। तो हमने इसको बोला कि इसके अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो मोमेंटम निकालने का देखो, अगर मैं इसकी मोमेंटम निकालूं इनिशियल तो कितना आएगा, m इंटू यू। अगर मैं फाइनल निकालूं तो कितना आएगा, p फाइनल m इंटू v। तो जब ये इसकी वेलोसिटी चेंज हुई बच्चों ने, मान लिया कितने टाइम में चेंज हुई, t टाइम में, तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम के अंदर, उसको वैसे डेल्टा p, सो कितना आ जाएगा, p फाइनल माइनस में p इनिशियल, तो डेल्टा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m v माइनस का m u। ये हो गया बच्चों रेट, ये आ गया बच्चों हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m v माइनस m u अपॉन में t, क्योंकि यहाँ का हमने क्या लिया t इक्वल टू f। यहाँ से हमने m कॉन्स्ट भाग ले लिया, v माइनस का u अपॉन में t इक्वल टू f। अब देखो v माइनस का u अपॉन में t, ये होता है हमारे बच्चों एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये क्या आता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ हमने पुट कर दी यहाँ पे m v माइनस यू बाई टी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a इक्वल टू f। याद रखना f का फॉर्मूला क्या आया, f इक्वल टू m, ये यहाँ से। तो देखो ये बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम तभी लगा सकते हैं जब m क्या हो, कांस्टेंट हो, m क्या हो, कांस्टेंट। तो जब मास कांस्टेंट होता है तो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, m इंटू ए। याद रखना है फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो देखो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, मास वेरिएबल होता है। तो अगर वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा कि हम F इक्वल टू ma यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब m हमारा जो मास है बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक, मान लीजिए एक रॉकेट है, रॉकेट के यहाँ से हमने एक फ्यूल भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमने टैंक लगाया हुआ फ्यूल का, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, इसका मास पहले m था, हमने क्या किया, इस फ्यूल को बर्न कर दिया। बर्न करेंगे तो ये गैसें पीछे से निकलेंगी। जब इसको गैसें निकलेंगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा बच्चों, वैसे वैसे इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग इसका मास बहुत ज्यादा था, m था, जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो ये गैसेस थी, ये निकलना स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे इसका जो मास है वो क्या होता गया, कम होता गया, मतलब मास डिक्रीज हो गया। अब देखो 5 पहले m था, फिर कितना डिक्रीज हुआ, मान लो 1 सेकंड में dm डिक्रीज हुआ, फिर 2 सेकंड में फिर dm, फिर 3 सेकंड में फिर dm, तो धीरे धीरे मास क्या होता जा रहा है, इसका डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो मास है वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के केस में F इक्वल टू ma अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो याद रखेंगे इसके अंदर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा P डिवाइड बाय में डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो ये तभी फॉर्मूला अप्लाई करना है F इक्वल टू ma जब मास कांस्टेंट है, और अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, वी ओनली यूज F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एक देखिए एक और फॉर्मूला है जो इनको कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ के बनता है, तो कैसे बनेगा, उसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। अगर मान लो जो बॉडी है बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल के लिए हम चेंज कर देंगे dP अपॉन में dt। तो यार अपना स्मॉल बॉडी के लिए जो मोमेंटम है बहुत सा स्मॉल होगा, तो बिल्कुल छोटी बॉडी के लिए मोमेंटम क्या होगा, dP बाई dt। और देखो जो P होता है बताया था, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो F इक्वल टू dmv अपॉन में dt, यही हो P की वैल्यू पुट कर दी mv, यहाँ पे d बाई dt। मान लीजिए m कांस्टेंट है, तो एक बार में m को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt। मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को बाहर निकालेंगे क्या आएगा, dm बाई dt। तो ये जो फॉर्मूला बना अभी m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, इससे बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। देखो इसमें दोनों तरह की कंडीशन वाली सेटिस्फाई होगी। मान लीजिए मास हमारा कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा, तो मास कांस्टेंट तो ये मास बाहर, ठीक है। अगर मास मान लो कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है मतलब क्या है, मास चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब मास बाहर आ जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास हमारा कांस्टेंट है, तो क्या आएगा m dv बाई dt, ठीक है। और वेलोसिटी कोण में टाइम क्या होता है, और वेलोसिटी कोण में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तुम्हारा फॉर्मूला वही बन जाएगा F इक्वल टू ma। अगर हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो देखो अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो dv बाई dt, इसकी वैल्यू, ये चीज कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, F इक्वल टू 0 प्लस ये कांस्टेंट, तो ये बाहर आया,
तो ये dm/dt, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और अगर मान लो अभी बताया कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब मास में चेंज नहीं और इसके साथ में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, ये 0 तो ये टर्म 0, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा m/a। तो इसी हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। और देखो याद रखना है F इक्वल टू m dv/dt प्लस v dm/dt, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए बॉक्स है, मास इसका बच्चों m, हमने लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हुआ a, ठीक है। हमें निकालना है f, या फिर इसमें निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। ओके, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमें लगाया जो फोर्स था बच्चों वो लगाया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया, और यहाँ पे जो मास है वो है मान लो 4 kg। हमने क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। देखो अभी मास के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m/g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, तो n मतलब ये बॉडी ना नीचे आ रही ना ऊपर जा रही, मतलब n हमारा किसके इक्वल हो गया, mg के। अब देखो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, m/a, a निकालना है तो कितना आ जाएगा, F में m। फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, मास कितना है 4 किलोग्राम, कैंसिल करो 1/2, तो एक्शन कितनी आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने वो फोर्स लगाना है यहाँ पे, इस पे वो फोर्स लगाना है, कौन सा, F नेट लगाना है बच्चों यार, F नेट, ठीक है। देखो कैसे अभी इसको F नेट वाला भी करवाते हैं अभी आपको। इस तरह से मान लीजिए बॉडी है, मास 4 kg, हमने लगाया इस डायरेक्शन में एक फोर्स 8 न्यूटन, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बच्चों F1, ठीक है। यहाँ से हमने फोर्स लगाया बच्चों F2, इसकी वैल्यू थी 6 न्यूटन। अब जो एक्सेलरेशन वो कैसे कहाँ पे होगा, F1 में ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो इसको A को हमने कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग ये नीचे फोर्स लगा रहा है कितना, mg, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अगर n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू mg, n इक्वल टू m कितना है 4, g की वैल्यू 10 कर दी है, कितना आएगा 40 न्यूटन, n भी हमने कैलकुलेट कर लिया 40। F नेट इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F नेट निकालना है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 8, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर पॉजिटिव है इसको ले नेगेटिव, तो 8 माइनस में 6, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन निकालना है, कितना है 2 इज इक्वल टू 4 इंटू में a निकालेंगे 2/4, ठीक है, वही आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केल। तो हमेशा याद वो रखना है आपने बच्चों कि F नेट इक्वल टू m होता है, नेट फोर्स को कैलकुलेट करके मास इनटू एक्सेलरेशन करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू, मास की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे न्यूटन थर्ड